ये वीडियो एक संवेदनशील क्राइम केस पर आधारित है। इसमें सेक्सुअल वायलेंस और फॉरेंसिक प्रोसेस से जुड़े कुछ ग्राफिक डिटेल्स हो सकते हैं। दर्शक सावधानी पूर्वक देखें। हम सरकार से पूछना चाहते कब तक हम बेटियों की लाशों पर राजनीति करते रहेंगे। ये मेरी कशिश नहीं है, उस वकील की भी कशिश थी जिसने ऐसी पैरवी करी। मैं चाहता हूँ ऐसी वकीलों के भी वैसी कशिश होनी चाहिए जैसे आज मैं भुगत रहा हूँ। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कि आज अगर नहीं बोले तो कब बोलेंगे। 2014 का केस और आज तक सॉल्व नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम जैसों को क्या इंसाफ मिलेगा। हाल ही में 10 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक केस में रेप और मर्डर के 2 आरोपी अख्तर अली और प्रेमपाल वर्मा को रिहा कर दिया, जिसके बाद उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश है। 25 नवंबर को हल्द्वानी के गौला नदी के पास जंगल में एक नाबालिग बच्ची की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग से बच्ची की मौत हो गई। 3 दिन के बाद इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, अख्तर अली, प्रेमपाल वर्मा और एक अन्य व्यक्ति। ट्रायल कोर्ट आईपीसी के मल्टीपल सेक्शंस में अख्तर अली और प्रेमपाल वर्मा को दोषी पाता है। अख्तर अली को फांसी और प्रेमपाल वर्मा को 10 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि तीसरे व्यक्ति को लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर रिहा कर दिया जाता है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश को लगभग कंफर्म कर देता है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट न केवल फांसी की सजा को डिसमिस करती है, बल्कि दोनों आरोपियों को रिहा कर देती है। Crime Insight। आज लोग नाराज हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जो सही भी है, पर मुझे लगता है हमें सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को पढ़ना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया, जबकि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों उन्हें दोषी मान चुके थे। स्क्रीन पर आपके सामने 10 सितंबर का डिटेल जजमेंट है। आज मैं इस जजमेंट के एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो शायद इस केस में आपने अभी तक सुनी ना हो। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस केस की असली गहराई तक पहुंच पाएंगे। 21 नवंबर 2014 सुबह 11:30 बजे विक्टिम के पिता काठगोदाम पुलिस स्टेशन में अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उनका कहना था कि उनकी फैमिली पिथौरागढ़ से हल्द्वानी अपने रिश्तेदार की शादी अटेंड करने आई थी। शादी का फंक्शन 20 नवंबर को शीश महल एरिया के रामलीला मैदान में चल रहा था। उनकी बेटी शाम के 7:30 बजे के आसपास पंडाल में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी बच्ची को ग्रुप फोटो के लिए ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। शादी में आए एक व्यक्ति ईश्वर सिंह फोन पर बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस शादी में आए सभी लोगों से पूछताछ करती है। आसपास के इलाके और गाड़ियों की तलाशी की जाती है, पर बच्ची का कोई पता नहीं चलता। 4 दिन बाद 25 नवंबर को स्टेशन ऑफिसर राजेश कुमार यादव के फोन पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति मिसिंग बच्ची का कजन होता है। वो उन्हें जानकारी देता है कि गौला नदी के पास जंगल में बच्ची की लाश मिली है। ये जंगल शादी के पंडाल से लगभग 800 कदम की दूरी पर था। पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी जाती है और पुष्टि होती है कि बॉडी उसी मिसिंग बच्ची की है। सब इंस्पेक्टर बॉडी का पंचनामा करती है और उसे ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। विपिन चंद पंत को केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 अहम गवाह सामने आते हैं। पहले, रामलीला मैदान में चाय की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति, दूसरा एक दुकानदार और तीसरा एक स्थानीय निवासी। इन तीनों ने क्राइम वाले दिन प्रेमपाल वर्मा नाम के एक व्यक्ति को एक दूसरे आदमी के साथ शराब पीते हुए और चॉकलेट्स व टॉफीज खरीदते हुए देखा था। इसके अलावा एक और गवाह सामने आता है, एक डंपर का मालिक। आपको बता दूं, गौला नदी के पास कई लोगों के डंपर रेत और बजरी ढोने का काम करते हैं। इस डंपर मालिक ने हाल ही में बिहार से आए एक व्यक्ति को ड्राइवर रखा था और ये ड्राइवर उसने प्रेमपाल वर्मा की सिफारिश पर रखा था।
इन्वेस्टिगेशन टीम डंपर मालिक से उस व्यक्ति का फोन नंबर लेती है। पुलिस उन नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है और पता चलता है कि वे नंबर्स 20 और 21 तारीख को क्राइम सीन के पास एक्टिव थे। IMEI नंबर्स की मदद से एक दूसरा फोन नंबर भी सामने आता है जो लुधियाना में एक्टिव दिखा रहा था। पुलिस तुरंत ही 2 स्पेशल टास्क फोर्स टीम्स को लुधियाना, बिहार और दिल्ली भेज देती है। 27 नवंबर को सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार चंद, जो लुधियाना वाली टीम को लीड कर रहे थे, कुछ इन्फॉर्मर्स और मोबाइल लोकेशन की मदद से एक व्यक्ति को सेठी मार्केट लुधियाना से पकड़ते हैं। ये व्यक्ति खुद का नाम अख्तर अली बताता है। अख्तर अली के पास हल्द्वानी से दिल्ली का रेलवे टिकट, एक आइडेंटिटी कार्ड और डुअल सिम वाला एक मोबाइल फोन बरामद होता है। इसके अलावा टीम ये भी क्लेम करती है कि अख्तर के पास एक ब्लैंकेट मिला है जिसे उसने क्राइम के दौरान इस्तेमाल किया था। 28 नवंबर यानी अगले दिन अख्तर को हल्द्वानी काठगोदाम लाया जाता है। अख्तर अली पुलिस के सामने स्वीकार करता है कि उसने प्रेमपाल वर्मा और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वो बताता है कि प्रेमपाल वर्मा ने उसे डंपर ड्राइवर की जॉब दिलाने में मदद की थी। पुलिस के अनुसार अख्तर अपने बयान में बताता है कि 20 नवंबर को तीनों ने पहले शराब पी, फिर एक शादी के पंडाल में गए और वहां से एक बच्ची को तमंचा दिखाकर अगवा कर लिया। वे उसे जंगल की ओर ले जाते हैं और कंबल में लपेट देते हैं। इसके बाद वो बच्ची को असॉल्ट करते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग से जब बच्ची बेहोश हो जाती है तो वे लोग उसे वहीं जंगल में पत्तों और झाड़ियों से ढककर भाग जाते हैं। वापस आकर अख्तर डंपर में ही सो जाता है और बाकी दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन अख्तर पहले दिल्ली, फिर वहां से लुधियाना चला जाता है। अख्तर पुलिस को जंगल में उस जगह भी ले जाता है जहां उसने बच्ची का हेयर बैंड फेंका था। पुलिस सबूत के रूप में उस बैंड का रिकवरी मेमो तैयार करती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग टीम प्रेमपाल वर्मा और तीसरे व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लेती है। सभी विटनेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और पुलिस चार्जशीट तैयार करती है। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी पक्ष की काउंसिल ने अपने सबमिशन में कुछ अहम बातें रखी। उनका कहना था कि प्रोसिक्यूशन का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है, यानी किसी ने भी आरोपी को क्राइम करते हुए नहीं देखा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में सबूतों की कड़ियों का जुड़ना अहम होता है और डिफेंस का मानना है कि इस केस में कड़ियां अधूरी और टूटी हुई हैं। डिफेंस का कहना था कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी थ्योरी साबित करने के लिए एविडेंस गढ़े हैं और झूठे विटनेस पेश किए हैं। डिफेंस ने यह भी सवाल उठाया कि विक्टिम का कजन, जिसने सबसे पहले बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को बताई, उसे इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इंटेरोगेट क्यों नहीं किया और ना ही लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में उसे एग्जामिन किया गया। 4 दिन तक पुलिस टीम और रिश्तेदार बच्ची को ढूंढ रहे थे और फिर अचानक क्राइम सीन से मात्र 800 कदम की दूरी पर विक्टिम के कजन को डेड बॉडी मिल जाती है। डिफेंस का मानना है कि इतने अहम विटनेस को एग्जामिन या इंटेरोगेट न करना प्रोसिक्यूशन पर गंभीर सवाल उठाता है। डिफेंस ने अख्तर अली की लुधियाना गिरफ्तारी को भी संदिग्ध माना। डिफेंस का कहना था कि लुधियाना पुलिस स्टेशन में किसी भी पुलिस टीम के आने और जाने की कोई एंट्री नहीं है। लोकल इंस्पेक्टर KR पांडे, जो अख्तर के अरेस्ट के दौरान मौजूद थे, उन्हें प्रोसिक्यूशन ने विटनेस बॉक्स में पेश ही नहीं किया। डिफेंस ने आरोप लगाया कि अख्तर अली की फोटो 28 नवंबर के लोकल न्यूज़पेपर में कैसे छप जाती, जबकि पुलिस अख्तर को 28 नवंबर की सुबह ही हल्द्वानी लेकर आई थी। दरअसल डिफेंस का यह तर्क था कि अख्तर अली को वास्तव में पहले ही हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में लुधियाना अरेस्ट की कहानी दिखाई गई ताकि बच्ची की बॉडी से मिले सैंपल में आरोपी का DNA प्लांट किया जा सके। हालांकि डिफेंस के इस आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था। उधर प्रोसिक्यूशन काउंसिल ने इन सभी बातों को गलत ठहराया। उनका कहना था कि अख्तर अली का अरेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स पर आधारित था। कॉल रिकॉर्ड्स से ये पुष्टि होती है कि 20 और 21 नवंबर को अख्तर का सेल फोन क्राइम सीन पर एक्टिव था। इसके अलावा एक दूसरा नंबर जो उसी मोबाइल फोन पर इस्तेमाल किया गया था, लुधियाना में ट्रेस किया गया और इसी आधार पर अख्तर को गिरफ्तार किया गया था। इस बात को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन कई विटनेस पेश कर चुका है।
बॉडी रिकवरी पर प्रोसिक्यूशन का कहना था कि एक घोड़े वाले ने सबसे पहले बॉडी को देखा था और वो इस केस में विटनेस भी है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक आरोपी के ब्लड सैंपल्स 30 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नैनीताल में लिए गए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने सैंपल को सील करके कांस्टेबल आशुतोष कुमार को दिए, जिसने 2 दिसंबर को उन्हें फॉरेंसिक लैब देहरादून में जमा कर दिया। इसके अलावा डीएनए प्रोफाइल से पुष्टि होती है कि अख्तर अली के ब्लड सैंपल से मिला डीएनए बॉडी में मिले डीएनए से एग्जैक्ट मैच करता है, जो अख्तर अली के फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा करता है। प्रोसिक्यूशन तीनों गवाहों की बात भी करता है जिन्होंने अख्तर अली को क्राइम लोकेशन पर देखा था। इसके अलावा एक रेलवे एम्प्लॉय ने भी गवाही दी थी कि 21 तारीख को अख्तर अली ट्रेन में चढ़कर हल्द्वानी से लुधियाना गया था। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स देती है। कोर्ट का मानना है कि यह केस पूरी तरह 3 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। मोटिव यानी हत्या करने की प्रेरणा, थ्योरी ऑफ लास्ट सीन टुगेदर यानी आखिरी बार साथ देखे जाना, और फॉरेंसिक एविडेंस। सबसे पहले मोटिव को समझने के लिए कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के उन सबूतों पर ध्यान दिया जिनसे पुलिस को आरोपी पर शक हुआ था। इसमें सबसे पहले आता है डंपर मालिक का स्टेटमेंट। अपने स्टेटमेंट में वो बताता है कि 20 नवंबर 2014 को प्रेमपाल वर्मा ने अख्तर अली से उसे मिलवाया था, यानी वारदात के दिन। उस समय उसके पास ड्राइवर नहीं था, इसलिए उसने अख्तर को बिना किसी वेरिफिकेशन के रख लिया और अपने डंपर की चाबी उसे दे दी। अगले दिन 21 नवंबर को अख्तर उससे 3000 रुपए उधार लेता है और उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डंपर मालिक की इस गवाही को विश्वसनीय नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि डंपर मालिक ने वारदात के 2 से 3 दिन बाद ही अख्तर अली की संलिप्तता की जानकारी पुलिस को दी, जबकि 21 नवंबर को उसने खुद लापता बच्ची की तलाश में हिस्सा लिया था। सवाल उठता है कि उसने ये बात पुलिस से पहले क्यों छुपाई कि अख्तर अली, जिसे उसने 1 दिन पहले रखा है, अचानक गायब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि 1 दिन पहले मिले व्यक्ति को बिना वेरिफिकेशन के इतनी महंगी गाड़ी और 3000 रुपए कैसे दिए जा सकते हैं। इसके बाद कोर्ट बात करता है लास्ट सीन थ्योरी की। प्रोसिक्यूशन का मानना है कि आरोपियों को बच्ची के लापता होने से ठीक पहले उसके आसपास देखा गया था। इसमें प्रोसिक्यूशन ने 3 स्थानीय लोगों की गवाही को अहम माना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों गवाहियों को क्रेडिबल नहीं मानता। कोर्ट का कहना है कि इन तीनों ने एक जैसा स्टेटमेंट घटना के 4 दिन बाद 25 नवंबर 2014 को दिए, यानी बच्ची की बॉडी मिलने के बाद। इस बिना वजह की देरी पर प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा ये तीनों लोग लापता बच्ची को ढूंढने में शामिल थे। इसके बावजूद इन्होंने ये जानकारी पुलिस को पहले नहीं दी। अगर हम इन तीनों की गवाही को मजबूत मान भी लें, तो भी किसी की गवाही से ये साबित नहीं होता कि बच्ची को सीधे तौर पर आरोपियों के साथ देखा गया हो। अधिक से अधिक ये साबित होता है कि आरोपी आसपास के इलाके में थे। विक्टिम का कजिन, जिसने पुलिस को सबसे पहले बॉडी की प्रिसाइज लोकेशन बताई, इस केस में बहुत महत्वपूर्ण गवाह हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसका स्टेटमेंट या इंटेरोगेशन न किया जाना और लोअर कोर्ट्स में उसे पेश न किया जाना प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग टीम की बहुत बड़ी लापरवाही है, और ये लापरवाही इन्वेस्टिगेशन की चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस को कमजोर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट मानती है कि सब इंस्पेक्टर द्वारा बनाया गया हेयर बैंड रिकवरी मेमो भी खामियों से भरा है। मेमो में मेमो तैयार करने की तारीख नहीं लिखी गई, जबकि नीचे सभी पुलिस कर्मचारियों के सिग्नेचर के साथ 28 नवंबर की डेट मेंशन है। ऐसी खामियां न केवल रिकवरी प्रोसीडिंग्स पर रीजनेबल डाउट पैदा करती हैं, बल्कि ये भी इशारा करती हैं कि कहीं प्रोसिक्यूशन ने कहानी को अपनी सुविधा के हिसाब से ट्विस्ट तो नहीं किया। इन सब कारणों से कोर्ट ने लास्ट सीन थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। डीएनए प्रोफाइलिंग से पुष्टि हुई है कि अख्तर अली का डीएनए बच्ची की बॉडी पर पाया गया था, जो अख्तर के डायरेक्ट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट को साबित कर सकता है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, वो मेरे हिसाब से इस ऑर्डर का सबसे अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डीएनए पर काफी विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की यह थ्योरी कि रेप 3 लोगों के द्वारा किया गया था प्रमाणित नहीं होता।
क्योंकि बॉडी पर केवल एक व्यक्ति का डीएनए मिलता है, अख्तर अली, जबकि प्रेमपाल वर्मा और तीसरे व्यक्ति का डीएनए बॉडी पर नहीं पाया जाता। अख्तर अली का डीएनए सर्विकल स्वैब में पाया गया। रेप केसेस में अक्सर बॉडी के जेनिटल एरियाज से कॉटन स्वैब की मदद से सैंपल्स लिए जाते हैं। सर्विक्स, जो यूट्रस का निचला हिस्सा है, वहां से लिया हुआ सैंपल सर्विकल स्वैब कहा जाता है। इस सर्विकल स्वैब के कुछ हिस्से को माइक्रोस्कोप द्वारा जांच के लिए कांच पर भी फैलाया जाता है, जिसे सिमियर स्लाइड्स कहा जाता है। इस केस में अख्तर अली का डीएनए सर्विकल स्वैब में मिलता है, लेकिन सिमियर स्लाइड में नहीं, जबकि दोनों सर्विक्स के एक ही सैंपल के हिस्से हैं। सर्विक्स के नीचे होती है वेजाइना। वेजाइना से लिया गया सैंपल वेजाइनल स्वैब कहलाता है। पेनिट्रेशन रेप में ये बात ऑब्वियस है कि पहले सीमन वेजाइना पर पहुंचेगा, उसके बाद सर्विक्स पर। लेकिन हैरानी की बात है, अख्तर अली का डीएनए सर्विकल स्वैब में मिलता है, लेकिन वेजाइनल स्वैब में नहीं मिलता। ये सभी बातें डीएनए की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है, और ऐसी परिस्थिति में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट जारी करने वाले डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठाए हैं। डीएनए एग्जामिनेशन करने वाले डॉक्टर की क्वालिफिकेशन है एमएससी बॉटनी और पीएचडी, लेकिन बॉटनी में ह्यूमन डीएनए की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए उन्हें ह्यूमन डीएनए एक्सपर्ट नहीं माना जा सकता। इसके अलावा कोर्ट का कहना था कि अख्तर अली को लुधियाना से अरेस्ट किया गया, इसका कोई ठोस सबूत प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं किया। लुधियाना टीम को लीड कर रहे सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार चंद ने अपने बयान में बताया है कि उन्हें लुधियाना जाकर अख्तर अली को अरेस्ट करने के लिए किसी ने भी अधिकारित नहीं किया था। ना ही पुलिस की जनरल डायरी में लुधियाना जाने की कोई एंट्री है। इसके अलावा लुधियाना के किसी लोकल की गवाही इस केस में दर्ज नहीं की गई जिसने अख्तर को अरेस्ट करते हुए देखा हो। कॉल ट्रेसिंग वाली थ्योरी भी सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं उतरती। नोडल ऑफिसर के बयान से ये बात प्रमाणित होती है कि कॉल डिटेल्स जनवरी 2015 में निकाले गए थे, यानी अख्तर अली के अरेस्ट होने के बाद। तो सवाल ये है कि पुलिस ने बिना कॉल रिकॉर्ड्स के अख्तर को लुधियाना में पहले ही कैसे ट्रेस कर लिया। साथ ही साथ दोनों मोबाइल नंबर्स जिनसे अख्तर को ट्रेस किया गया वे दरअसल किसी और के नाम पर रजिस्टर हैं, और इन दोनों व्यक्तियों की पुलिस ने जांच ही नहीं की। इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर की अरेस्ट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और डीएनए को एक रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दोनों आरोपियों की रिहाई का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन के 40 विटनेसेस, 87 डॉक्यूमेंट्स और 27 मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मिलकर भी दोनों आरोपियों को दोषी साबित नहीं कर सके। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, बच्ची का गुनहगार जो भी हो इस वक्त आजाद है। मेरा मानना है इस केस को दो पहलुओं ने कमजोर किया। पहला, इन्वेस्टिगेशन। रिकवरी मेमो में डेट ऑफ प्रिपरेशन का ना होना, जनरल डायरी में लुधियाना डिपार्चर की एंट्री ना होना पुलिस की गंभीर लापरवाही दर्शाता है। आखिर क्यों पुलिस ने विक्टिम के कजन का स्टेटमेंट नहीं लिया? ना ही पुलिस ने उन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जिनके नाम पर दोनों सिम्स अलॉटेड थे। अख्तर अली बिहार का रहने वाला है और दोनों नंबर बिहार के ही दो लोगों के नाम पर रजिस्टर थे। उन्हें इन्वेस्टिगेट करके प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत हो सकता था। डीएनए प्रोफाइलिंग में की गई लापरवाही अनएक्सेप्टेबल है। इतने सेंसिटिव केस में किसी नॉन एक्सपर्ट से डीएनए प्रोफाइलिंग कराना क्या सही है? आजकल बॉलीवुड की घटिया वेब सीरीज में भी पुलिस हाथ में हैंडीकैम लेके घूमती है। तो क्या हमारी सच की पुलिस के पास एक भी वीडियो एविडेंस नहीं? क्या अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन को वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था? इस केस का दूसरा कमजोर पहलू है कई लोगों का गवाही न देना। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो बच्चे विक्टिम के साथ खेल रहे थे उन्हें अख्तर अली और प्रेमपाल वर्मा ने टॉफीज और चॉकलेट्स देने की कोशिश की थी। उनकी गवाही इस केस में अहम हो सकती थी, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। ना ही लुधियाना में हुए अरेस्ट का कोई गवाह सामने आया। पुलिस का कहना था कि जिस दुकानदार के सामने अख्तर को अरेस्ट किया गया उसने गवाही देने से मना कर दिया, और ना ही कोई लोकल गवाही के लिए राजी हुआ। कौन पड़े कोर्ट और कचहरी के चक्कर में, जिसके साथ हुआ है वही भुगते। ये सोचकर शायद आप बच गए हो, लेकिन यही सब सुनने के लिए आप भी तैयार रहे। मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस पर पुनर्विचार करेगी
और सच्चाई सामने आने के बाद असली गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, क्योंकि क्राइम हैज विंग्स बट इट कैन नॉट फ्लाई।